नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजहंस ऑनलाइन क्लासेज में। नवरात्रा की आपको और आपके जो परिवार है राजहंस ऑनलाइन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलो आज शुरू करते हैं अपन एक नए चैप्टर के साथ। तो पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था भारत का राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब अपन पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की जो बुक है उसका पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन सा पढ़ रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो एक चीज़ का हमने पिछले में भी अध्ययन किया था और इस बार भी आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है। इस पार्ट में आज एक इकाई अपन आज कंप्लीट करेंगे इस पार्ट की। तो इसमें आज अपन मुख्य टॉपिक जो पढ़ रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। नेपोलियन, और दूसरा टॉपिक अपना रहेगा जनता की प्रतिक्रिया, और तीसरा जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा क्रांति के पहले की स्थिति। क्रांति के पहले की स्थिति। आज अपन मुख्य तौर पर इन तीन टॉपिकों पर ही चर्चा करने। तो आइए बिना समय खराब करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला जो आज का टॉपिक है अपना राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र जो है वो क्या है। तो देखो राष्ट्र क्या है। एक यूरोप के एक दार्शनिक हुए थे अर्नेस्ट। कौन हुए थे? रेनन, अर्नेस्ट रेनन। इनका एक स्पीच था, एक भाषण था। उसी भाषण को फिर एक निबंध के रूप में क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। और वही जो निबंध है, वही निबंध फिर किसके रूप में आगे आया, हमारे सामने आया, राष्ट्रवाद के रूप में हमारे सामने आता। तो देखो इन्होंने कोई भी देखो एक शब्द है राष्ट्र। एक चीज आपको पहले क्लियर करवा देता हूं कि राष्ट्र, देश और राज्य, ये तीनों क्या है, समानार्थी शब्द है। यानी कि इन तीनों का अर्थ क्या है, एक ही है। तीनों यूज भी अपन कई बार राष्ट्र बोल देते हैं, कई बार देश बोल देते हैं, कई बार राज्य बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो अपन देखते हैं कि ये सेम ही है, एक ही है, एक समान ही है, तीनों एक ही चीज है। कक्षाओं में ये बात आपको नहीं बताई जाती कि राष्ट्र, देश और राज्य तीनों क्या है, समान। तो देखिए आज थोड़ा सा बता देता हूँ पहले इनके बारे में कि जो राष्ट्र है वो किसका शब्द है। इतिहास में ही आपको राष्ट्र शब्द मिलेगा, बाकी आपको राष्ट्र शब्द ज्योग्राफी और पॉलिटिकल जो है उसमें आपको राष्ट्र शब्द नहीं मिलेगा। इतिहास में ही राष्ट्र मिलेगा। यानी कि संस्कृतियों के जो संस्कृति का जो है रूप है उसे ही क्या कहा जाता है, राष्ट्र। और देश जो शब्द है ये किसका है, भूगोल का शब्द है। किसका? भूगोल, यानी कि भौगोलिक शब्द है देश। इसमें क्या देखा जाएगा कि एक कोई भूखंड जिसकी निर्धारित सीमाएं हैं और उन सीमाओं के अंदर क्या है, जनसंख्या रहती है, उसे क्या कहा जाता है, देश। अब राज्य किसका शब्द है, राजनीति का शब्द है। राज्य किसका शब्द है, राजनीति का। इन चीजों को अगर अपन देखेंगे राजनीति, तो इनमें दोनों तीनों का मिला जुला रूप होगा। वो कैसे? एक देश है कोई, जैसे ये देश है, देखो ये देश है। इस देश की चारों तरफ की सीमाएं होनी चाहिए, ठीक है। चारों तरफ की सीमाएं हैं, जनसंख्या रहती है,
और उन जनसंख्या को चलाने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए एक सरकार भी है। तीसरी चीज क्या, कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उनके ऊपर क्या है, एक सरकार है। क्या है उनके ऊपर, एक सरकार भी है। और सरकार तो है ही, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। चौथी चीज क्या है, संप्रभु होनी चाहिए। यानी कि राज्य में क्या होगा, इन चार चीजों को मिलाया जाएगा। सीमा होनी चाहिए देश की, उस सीमा के अंतर्गत जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने वाली सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अपन ने राष्ट्र, देश और राज्य पर थोड़ी बहुत चर्चा की। अब वापस पाठ पर, जो अपना टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पर लौटते हैं। अर्नेस्ट रेनन ने किसी राष्ट्र के क्या बताए थे, तीन जो है चरम बिंदु बताए थे। कौन कौन से, कि लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा। यानी कि लंबे प्रयासों के बाद और कई महान वीरों का त्याग हुआ, और उसके बाद एक निष्ठा स्थापित हुई। ये सब जो तीन बिंदु है, ये तीनों एक राष्ट्र के लिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र के लिए ये तीनों बिंदु क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अब देखो, राष्ट्र के लिए तीन विशेषताएं जो इन्होंने बताई थी कि होनी चाहिए, यदि कोई भूखंड है और राष्ट्र बनना चाहता है तो उसके अंदर तीन विशेषताएं होनी चाहिए। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में देखो, पहली विशेषता क्या होगी, कि उसका जो अतीत है, अतीत का जो है गौरव होना चाहिए। यानी कि अतीत का गौरव। और 2 नंबर, वर्तमान में एक समान इच्छा और भविष्य में साथ मिलकर के महान कार्य करना। यानी कि अतीत जो है, उस जो भूखंड है, उसका जो इतिहास है, उसके प्रति वहाँ के लोगों को गौरव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए उसका। और वर्तमान में, यानी कि एक समय में, वर्तमान में एक समान इच्छा होनी चाहिए सबकी एक समान इच्छा। मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं सरकार है, वो सब क्या करें, ऐसा कोई काम करें ताकि देश को प्रगति मिल सके। ये इसके हित में सबकी इच्छा क्या होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए। और भविष्य में देश को विकसित बनाना है, देश का विकास करना है, इसके लिए सबको साथ मिल करके चलना चाहिए। यही क्या एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का पहला टॉपिक, कि नेपोलियन कौन था, कैसे फ्रांस का राजा बन गया, क्यों नेपोलियन का यूरोप के राष्ट्रवाद के जो उदय हुआ उसमें क्या भूमिका रही। ये सब चीजें अपन नेपोलियन में अब पढ़ेंगे। तो देखो, शुरू कर। 1789 में, आपको याद होगा 9th में आपने क्रांति पढ़ी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। और उस समय वहां का सम्राट कौन था, लुई 16वां। कौन था वहां का सम्राट, लुई 16वां। लुई 16वें को हटाने के लिए जो विद्रोह हुआ, कब हो गया था, 1789 में। 1789 में फ्रांस में स्थापित किया था आपके राजतंत्र। क्या स्थापित था, राजतंत्र। और इन्होंने स्थापित क्या किया था, प्रजातंत्र। यानी कि 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी। फ्रांस का उस समय सम्राट कौन था, ये लुई 16वां। लुई 16वें को हटाने के लिए और राजतंत्र से तंग आकर के प्रजा ने क्या किया था, 1789 में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने
विद्रोह कर दिया और वापस प्रजातंत्र स्थापित भी कर लिया। अब देखो, विद्रोह कर दिया, प्रजातंत्र स्थापित कर दिया 1789 में। अब ये जो प्रजातंत्र था इतना अच्छा नहीं था, बेकार था, क्योंकि इस प्रजातंत्र को स्थापित किया जब फ्रांस का संविधान जो है लिखा गया। क्या लिखा गया? संविधान फ्रांस का लिखा गया, वो क्या नहीं था, अच्छा नहीं था, क्योंकि वो संविधान किसको देखते हुए लिखा गया था? अमीर लोगों को देखते हुए लिखा गया था, गरीब लोगों के लिए वो संविधान नहीं था। तो प्रजातंत्र स्थापित हुआ, वो किसके लिए फायदेमंद साबित हुआ? अमीर लोगों के लिए। तो गरीब जो लोग थे उनके मन में क्या भावनाएं आई? फ्रांस की जो गरीब जनता थी उसके मन में कि भाई ये प्रजातंत्र जो है ये तो बेकार है, इससे अच्छा तो अपना राजतंत्र ही अच्छा था, राजा का शासन जो था वही अच्छा था, राजतंत्र ही। तो राजतंत्र को वापस स्थापित करने के लिए एक आदमी था जो आगे आया, वो थे हमारे नेपोलियन जी। कौन थे? नेपोलियन जी। नेपोलियन ने 1804 में कब फ्रांस की जनता का क्या पा लिया था? समर्थन पा लिया था, और फ्रांस का क्या बन बैठा? राजा बन बैठा। नेपोलियन ने राजा बनते ही पहला काम क्या किया? प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया, प्रजातंत्र को समाप्त किया। उसका पहला काम क्या था? प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। अब प्रजातंत्र को नेपोलियन ने समाप्त करने के बाद नेपोलियन ने क्या किया कि चलो भाई प्रजातंत्र को तो समाप्त कर दिया, इसने वापस किसको स्थापित किया? राजतंत्र को। अब देखो, राजतंत्र को स्थापित करने के बाद नेपोलियन ने कुछ जो थे रूल थे, कुछ नियम थे, वो लागू किए थे। वो नियम क्या थे? वो रूल क्या थे? नियम जो थे उन्हें सिविल कोड क्या कहा जाता है? सिविल कोड भी कहा जाता है। सिविल कोड 1804 क्या कहा जाता है हिंदी में? इसे नेपोलियन संहिता कहोगे हिंदी में। सिविल को क्या कहोगे? संहिता। अब देखो, नेपोलियन जो संहिता थी कब लागू कर दी? 1804 में। 1804 में नेपोलियन ने एक ऐसी संहिता लागू की जिसमें नेपोलियन ने सभी जो नागरिक थे फ्रांस के उनको कानून के समक्ष क्या दिया? सम्मान अधिकार दिया। कानून के समक्ष सम्मान अधिकार दिया, पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता क्या थी कि जो कर सामंती व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एक शब्द आया यहाँ पर, क्या? सामंती व्यवस्था। कौन सा? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या थी? सामंत कौन थे? देखो बताता हूं आपको कि किसान जो थे, कौन? किसान। उनसे कर कौन लेता था? किसानों से कर कौन लेते थे? जमींदार। और जमींदार जो है वो कर किसको देते थे? राजा को देते थे। तो ये जो जमींदार थे इन्हें क्या बोला जाता था? सामंत। क्या बोला जाता था? सामंत। अब देखो, नेपोलियन जो था, नेपोलियन को लगा कि ये जमींदार जो है बीच में एक बड़ा घोटाला कर रहे हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया कि इनको बीच में से हटा करके सीधा कर जो किसान दे रहे हैं किसको देंगे? राजा को ही देंगे। ठीक है, बीच में से इनको हटा दिया और किसान जो कर सीधा देंगे किसको देंगे? राजा को ही देंगे। ठीक है, अब देखो, कर राजा को देंगे, ठीक है। इसके बाद नेपोलियन ने एक और बड़ा बदलाव किया। वो क्या किया? जो मुद्रा थी, मुद्रा को भी क्या कर दिया? एक समान कर दिया। यानी कि अलग अलग मुद्रा थी, अलग अलग मापतोल थे, मापतोल की इकाई को एक समान कर दिया, मुद्रा भी एक समान कर दी। इससे क्या हुआ? व्यापारी जो थे
मजदूर थे कारखानों के, उन सब ने इस आज़ादी का खुल करके क्या किया, स्वागत किया। उनको बहुत सारी आज़ादियाँ मिल गई, एक समान मुद्रा हो गई। तो एक समान मुद्रा होने से क्या हुआ कि एक समान मुद्रा हो गई तो उनको भी फायदा हुआ, और व्यापार में क्या हुआ, नेपोलियन के समय में एक अच्छा फायदा हुआ और अच्छा विकास हुआ। अब नेपोलियन ने जागीरदारी शुल्क जो था, यानी कि जमींदार जो थे, जागीरदार जो थे, शुल्क लेते थे, जागीर का कर लेते थे, उसको भी समाप्त कर दिया था। और फ्रांस के अंदर जो सीमा शुल्क लगते थे उनको भी समाप्त कर दिया, हटा दिया था। अब व्यापार का भी विकास हुआ। नागरिकों जो थे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, अमीर या गरीब चाहे कोई भी हो, कानून के समक्ष सब क्या थे, सम्मान थे। तो नेपोलियन की संहिता से फ्रांस की जो जनता है वो बहुत खुश थी। अब फ्रांस की जनता तो खुश थी, इसके चलते नेपोलियन ने क्या किया, एक काम नेपोलियन ने और कर लिया। फ्रांस के जो अधीन जो राज्य थे, क्षेत्र थे, फ्रांसीसी के अधीन जो क्षेत्र थे, यानी कि फ्रांस ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था, उन क्षेत्रों में भी यही प्रणाली क्या कर दी, लागू कर दी। और जहाँ जहाँ फ्रांस के अधीन राज्य थे उन सब की मुद्राएं सम्मान कर दी गई, और जो नापतोल की इकाइयाँ थी, मापतोल की, उन सबको क्या कर दिया गया, एक समान कर दिया। अब एक समान कर दिया सबको। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में राजतंत्र स्थापित हुआ, प्रजातंत्र स्थापित हुआ था, राजतंत्र को हटाया गया था। नेपोलियन ने वापस प्रजातंत्र को क्या कर दिया, हटा दिया, और राजतंत्र को स्थापित कर दिया। जनता बहुत खुश थी। अब आगे देखो, ये हमारा नेपोलियन हो गया, और 1815 तक इसने फ्रांस पर क्या किया था, शासन किया था। 1815 में एक लड़ाई होती है, कौन सी, वाटरलू। वाटरलू की लड़ाई, जिसमें नेपोलियन मारा जाता है और नेपोलियन का अंत हो जाता है। अगला टॉपिक रहेगा जनता की प्रतिक्रिया। अगला टॉपिक क्या रहेगा, जनता की प्रतिक्रिया। यानी कि नेपोलियन फ्रांस का शासक बना, नेपोलियन ने फ्रांस पर शासन किया, नेपोलियन सिविल कोड जो है, नेपोलियन संहिता है, वो लागू की 1804 में। जनता खुश थी, और जनता की जो प्रतिक्रिया थी वो उस पर क्या थी, वो चीज़ आज अपन अभी इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, जनता की प्रतिक्रिया में क्या था, मुद्रा एक समान कर दी गई, इसलिए व्यापारी जो लोग थे उनको लाभ हो रहा था, अच्छा खासा लाभ हो रहा था। उनको पता चला कि यदि हमारी मुद्रा एक समान है तो हमें भी इसमें लाभ होगा, और व्यापार करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। दूसरा क्या था, जो मजदूर लोग थे उनको एक नई आज़ादी मिल गई। उनको क्या मिल गई, एक नई आज़ादी मिल गई। अब देखो, तीसरा क्या था कि जो फ्रांसीसी जो सेना थी वो एक राष्ट्रवाद का, देश प्रेम का पाठ पढ़ाती थी, और सेना को भी क्या मिल गई, बहुत सारी सुविधाएं भी मिली। इस प्रकार, और जो फ्रांसीसी अधीन जो राज्य थे, फ्रांस ने जिन पर कब्जा किया था अपने, नेपोलियन फ्रांस के प्रशासनिक क्षेत्र थे, वहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया थी। यानी कि कुछ लोग इसको अच्छा मान रहे थे और कुछ लोग इसको खराब भी मान रहे थे। ठीक है। अब क्रांति, ये जो भावना थी लोगों की, ये भावना अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ये भावना विद्रोह में कैसे बदलने लगी, विरोध में क्यों बदल गई थी। तो देखो, जो अधीन देश थे वहाँ से फ्रांस की जो सेना थी उसमें जबरन भर्ती किया जाने लगा। ठीक है। दूसरा, जो कर थे वो भी बढ़ा दिए गए। कर बढ़ा दिए गए, जो शासन का, जो प्रशासन का जो रुख था जनता के प्रति, वो धीरे धीरे बदल गया। तो ये जो प्रेम भावना थी लोगों की, राजतंत्र के प्रति जो प्रेम भावना थी, वो किस में बदलने लगी, विद्रोह की भावना में धीरे धीरे बदलने लगी।
ठीक है, अब देखो विद्रोह की भावना में बदलने लगी। अब अगला टॉपिक अपन देखते हैं कि क्रांति से, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसमें, क्योंकि आगे हम इसको और भी विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो अब अपन अगला जो टॉपिक, यानी कि क्रांति हुई थी उससे पहले यूरोप की क्या स्थिति थी और कैसे यूरोप के राज्य जो थे वो बंटे हुए थे। तो इसमें पहला अपन पॉइंट उठाते हैं कि जो राज्य थे वो वर्तमान में जैसे हैं वैसे नहीं थे। जैसे वर्तमान में इटली, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जो वर्तमान में हैं ऐसे नहीं थे। ये छोटे छोटे साम्राज्य के टुकड़ों में बंटे हुए थे और यूरोप के जो कुछ शक्तिशाली राजा थे, यूरोप के कुछ शक्तिशाली राजा थे, उनका इन पर अधिकार है था। यूरोप एक संयुक्त था, ना कि छोटे छोटे राष्ट्रों में जो आज की तरह बंटा हुआ है, ऐसे बंटा हुआ नहीं था। ठीक है, और अलग अलग जो राजा थे अपनी मुद्राएं जो थी अलग अलग थी और अलग अलग जो टुकड़ियों में यूरोप बंटा हुआ था क्रांति से पहले। बाद में क्या हुआ, प्रजातंत्र स्थापित हो गया। तो प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद ये क्या हुए, धीरे धीरे इटली है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, जैसे कई अनेक छोटे छोटे राष्ट्र यूरोप में बन गए। ठीक है, क्रांति से पहले की जो स्थिति थी ये है। और जो जनता है यूरोप की वो क्या थी, कुछ गरीब थी तो कुछ अमीर थी, और अमीर लोगों का ही ज़्यादा बोलबाला था, गरीबों की कोई नहीं सुनता था। संविधान जो 1789 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो संविधान बना था वो वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो नेपोलियन जो है कब आया, 1804 में फ्रांस का शासक बना और 1815 तक रहा। 1815 में क्या हुआ, एक लड़ाई होती है वाटरलू की, और उस लड़ाई में नेपोलियन का अंत हो जाता है। नेपोलियन का अंत आपको दिखेगा अगली क्लास में कि किस प्रकार नेपोलियन का अंत हुआ, अंत होता हुआ आपको अगली क्लास में दिखाई देगा। दूसरा आपने पढ़ा कि नेपोलियन ने जो नेपोलियन सिविल कोड है, नेपोलियन सिविल कोड यानी कि नेपोलियन संहिता 1804 जो लागू की, उसके प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया रही थी। एक बार तो बहुत खुश थे, राजतंत्र से प्रेम भाव जो उत्पन्न हो गया था, फिर वो विद्रोह में कैसे बदला। अगला है क्रांति के पहले की स्थिति, यानी कि यूरोप के समय जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से पहले की जो स्थिति थी वो क्या थी, कैसी स्थिति थी। यूरोप छोटे छोटे साम्राज्यों में बंटा हुआ था। यूरोप के कुछ शक्तिशाली राजा थे, शासक थे, उन्होंने क्या कर लिया था, उन जो छोटे छोटे राज्य थे उन पर अधिकार कर रखा था। ठीक है, और उसके आज के जो स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इटली है, जैसे छोटे छोटे जो राष्ट्र है वैसे पहले राष्ट्र नहीं थे। तो आज की जो क्लास है, आज का जो चैप्टर है, पहली इकाई जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी हम देखेंगे अगले